जी नमस्ते। तो भाग एक में आपने देखा कि कैसे जानवर और जोन्स ने मिलकर उस आतंकी जंगल से पलायन किया और एक आदर्श एनिमल फार्म बनाया। पर वक्त के साथ साथ हमने ये भी देखा कि वो फार्म आदर्श कहलाने के लायक नहीं था। जोन्स का क्रूर शासन बढ़ता चला जा रहा था, उसके लालच का अब कोई मकाम नहीं था। दूसरी तरफ जो जानवर थे वो लगातार शोषित हो रहे थे, परेशान थे, भूखे थे। तो ये दो धड़े इस चक्की के एक दूसरे से लगातार लड़ रहे थे, टकरा रहे थे और इसी टकराहट में कुछ चिंगारियां पैदा हुई। इन्हीं चिंगारियों पे मैं प्रकाश डालूंगा इसी वीडियो में आगे। कृपया जुड़े रहें। धन्यवाद। जोन साहब की क्रूरता से ज़्यादा ताज्जुब इस बात पे होता था कि इस एनिमल फार्म के जो जानवर हैं ये बर्दाश्त कितना कर सकते हैं। इनको जूतों पे जूते पड़ रहे थे, भोजन इन्हें कम मिल रहा था, बेइज्जती इनकी अलग होती थी। बावजूद इसके ये सिर्फ ग्रम्बल करते हुए, कुछ बुदबुदाते हुए लगातार कोल्हू के बैल की तरह, पार्डन माय पन, काम करते चले जा रहे थे। और ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि उनके सब्र का बांध आखिर कब टूटेगा। यही चिंता हमारे जो दो सुअर थे पढ़े लिखे, जो पिछले भाग में जिनसे आप मिले, वो भी इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे कि जिन जानवरों को वो जंगल से अपनी अगुवाई में मध्यस्थता करके जोन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के इस एनिमल फार्म पे लाए, वो जानवर अब इतना तड़प रहे हैं, इतना तरस रहे हैं, बाकायदा बिलबिला रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जोन्स के प्रति वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ना उनके अंदर ये हिम्मत पड़ पा रही है कि जोन साहब का कॉलर पकड़ लें। इस स्थिति पर हमारे दो सुअर, जिनसे मैं आपका परिचय अब करा दूं, एक थे मिस्टर नेपोलियन, जिन्हें लोग फार्म पे प्यार से नन्हे कहते थे, नन्हे मियाँ, और दूसरे थे मिस्टर स्नोबॉल, जो इतने समाजसेवी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे कि उनका नाम गरीबदास पड़ गया था। तो नन्हे और गरीबदास, इन दोनों ने अपने विद्वान होने का लाभ लिया और इस परेशानी पे गूढ़ विचार किया कि आखिर क्या ऐसा हो गया है कि ये जानवर रिबेल नहीं कर रहे हैं, विद्रोह नहीं कर रहे हैं। और काफ़ी चिंतन मनन करने के बाद, क्योंकि ये सुअरों का फेवरेट काम था, उन्होंने ये बात निकाली, इस बात को उजागर किया कि जानवरों को प्रेरित करने के लिए न केवल ये ज़रूरी है कि जोन्स को भगा दिया जाए, पर यह भी ज़रूरी है कि जोन्स के भागने के बाद जो हम ये एनिमल फार्म, जो एक न्यू एनिमल फार्म बनाएंगे, इसकी क्या अवधारणा होगी। तो अब उनकी तलवार दोनों तरफ से पैनी होनी चाहिए थी। एक पैनेपन से जोन्स को हटाना था और तलवार के दूसरे पैनेपन से आने वाले समाज, आने वाले फार्म की, न्यू एनिमल फार्म की अवधारणा रचना। तलवार जिससे जोन्स को भी भगाना था और आने वाले कल की भी संरचना करनी थी। इस वैचारिक तलवार का नाम नन्हे मियाँ ने और गरीबदास ने रखा जानवरवाद, यानी कि एनिमलिज्म। तो वाद, जैसे हमारे यहाँ समाजवाद है, साम्यवाद है, पूंजीवाद है, ये एक तरीके की कहानी है जो लोग पावर में होते हैं या जो सत्ता होती है वो अपने नागरिकों को, समाज को सुनाती है। जैसे समाजवाद कहता है कि भाई लेफ्ट ऑफ सेंटर निज़ाम बनेगा, उसमें हॉस्पिटल्स और एजुकेशन इत्यादि पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, सरकारी दखल ज़्यादा होगा समाज का भला करने के लिए, सोसाइटी विल बी अ बिगर डिनोमिनेटर देन द इंडिविजुअल। इसी तरीके से आपका पूंजीवाद है जो कहती है कि जो फ्री मार्केट्स हैं, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स है, जो अभी हमारी अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में, लार्जली यही बेहतर है, क्योंकि इससे जो है मार्केट एफिशिएंटली काम करते हैं और लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़ा इसमें रिच हो जाते हैं और ग्रोथ हो जाती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्वालिटी पे चुप रहता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पहले साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म था, जिसमें जो यूरोपियन शासक थे वो अफ्रीका, इंडिया और फार ईस्ट के लोगों से कहते थे कि हम आपके यहाँ परोपकार कर रहे हैं, आपको अंधेरे से उजाले में ला रहे हैं, जबकि वो उनका शोषण कर रहे होते थे। तो इस तरीके का वाद या इज्म किसी भी सत्ता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो कहानी है जो लोगों को एक सिरे में बांधती है। और अगर वो राज्य में या समाज में या सिटीजन्स परेशान होते हैं तो उन्हें इस बात का भी संतोष रहता है कि वो किसी बड़े विचार से जुड़े हुए हैं, एक बड़े यज्ञ में वो अपनी आहुति या अपना बलिदान या एक्स्ट्रा लेबर या परेशानी झेल रहे हैं। तो ये होता है वाद या इज्म। खैर, तो एनिमलिज्म जो था, इसको हमारे नन्हे मियाँ और गरीबदास ने डेवलप किया। इसमें उन्होंने 6-7 मोटी मोटी बातें बताई कि जो आने वाला हमारा न्यू एनिमल फार्म होगा उसमें सभी जानवर प्रेम से रहेंगे, सबके पास खाना होगा, कोई ओवरवर्क नहीं होगा। ये इस तरीके के कई उसमें 6-7 विचार थे। एक उसमें और विचार था कि जो 4 पैरों पे चलता है वो दोस्त है और जो 2 पैरों पे चले वो दुश्मन। ये उनका इस पूरे एनिमलिज्म का लब्बो लुबाब या उनका एक चलताऊ नारा था या स्लोगन था। और
नन्हे मियाँ और गरीबदास ये जानते थे कि अगर वो अभी मान लीजिए कमेटी बना लें, जानवरों के साथ लगातार डिस्कशन करें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें कि भाई ये जानवरवाद कैसे डेवलप होगा, तो ये तो संभव ही नहीं था, क्योंकि बेचारे जानवर तो वहाँ पे पिसे जा रहे थे जोन्स के जूते तले। तो उन्होंने ये सोचा कि वो विद्वान हैं, उन्होंने भविष्य के लिए एक संरचना करी है और लोगों का हित उनके दिल में बसा हुआ है, तो उनके अंदर से एक नैतिक बल की भी फीलिंग आई। अब प्रचार और प्रसार भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पूरे एनिमल फार्म के सारे शोषित जानवरों तक ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात कि एनिमलिज्म कैसा होता है, उसमें प्रोडक्शन कैसे होगा, उसमें नागरिक कैसे होंगे, जस्टिस कैसे डिस्पेल की जाएगी, ये सब बड़े टफ इश्यूज होते हैं जो आम नागरिक जो वैसे ही 9 to 12 काम कर रहे थे ये जानवर, तो ये लोग कैसे समझेंगे। तो इसके लिए हमारे नन्हे मियाँ और गरीबदास ने वहाँ के जो पक्षी थे उनका सहारा लिया। उनसे कहा कि ये जो 7-8 बातें हैं, इनको एक स्लोगन में मैं आपको दे रहा हूँ कि जो 4 पैरों पे चले वो हमारा दोस्त और 2 पैरों पे चलता है शत्रु। ये सारे पक्षी अब ट्वीट करने की मुद्रा में सुबह से लेकर शाम तक, चाहे वो बैल हो, गधा हो, सांप हो, बकरी हो, भेड़ हो, इनके कानों में लगातार बुदबुदाते रहते थे। और कभी कभी नन्हे मियाँ और गरीबदास जानवरों से 1 to 1 भी कर लेते थे। प्रभात फेरी स्टाइल में फार्म का काम शुरू होने से पहले 5, 10, 15, 20 के समूहों में जानवरों के पास जाके अपनी बात रखते थे, अपने जानवरवाद के बारे में एक्सप्लेन करते थे, उनका मत बनाते थे। जानवरों को भी धीरे धीरे लगने लगा कि भाई ये नन्हे मियाँ और गरीबदास तो काफ़ी समाज सुधारक और वैचारिक किस्म के व्यक्ति हैं, और न केवल ये जोन्स को भगाएंगे पर एक उज्जवल कल बनाने में हमारी सहायता करेंगे। तो धीरे धीरे करके नन्हे मियाँ और गरीबदास का एक इकबाल बनता चला गया। तो जहाँ नन्हे मियाँ और गरीबदास और बाकी पक्षियों की सहायता से सर्वसम्मति बनाने का प्रयास कर रहे थे जानवरवाद के लिए, ठीक उसी वक्त जोन साहब का अत्याचार भी बढ़ता चला जा रहा था। और ये दोनों सुअर जो हमारे मित्र थे, इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतना जनसंचार, इतना प्रचार, इतना प्रसार करने के बाद भी और भविष्य की अवधारणा प्राप्त होने के बाद भी, हैविंग गॉट अ प्लान विद देम, द एनिमल्स, ये जो जानवर हैं, ये एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इनका टिपिंग पॉइंट कहीं नहीं मिल पा रहा था। साथ ही साथ कुछ जानवर, जैसे मेरा एक बड़ा प्रिय किरदार है इसमें एक गधा है, जो गधे जैसे होते हैं, काफ़ी अड़ियल मिजाज के थे, और अड़ियल होने के बावजूद उनमें एक बड़ा शांति का भाव था। इसीलिए जानवरों ने उनका ओरिजिनल नाम तो भुला दिया था, लेकिन उन्हें प्यार से अब वो शांति प्रिय गधा कहते थे। वो शांति प्रिय गधा, उसको चाहे 10 लात मार दी जाए, कम खाना दिया जाए, वो केवल अपना सर नीचे रख के जुगाली करता था, और जो उससे मेहनत की जाती थी उसे निर्विकार भाव से करा करता था। सवाल जवाब, डिस्कोर्स, वाद विवाद से वो दूर रहता था। जब उसने ये इतनी ट्वीटिंग और प्रचार प्रसार देखा जानवरवाद का, तो ये शांति प्रिय गधा भी अपने नेचर के ठीक विपरीत, इसने जाकर एक बार भरी सभा में नन्हे मियाँ और गरीबदास से डायरेक्ट सवाल कर दिया कि भाई ये जो जानवरवाद है, अब ये केवल एक स्लोगन बना हुआ है और 3-4 मोटी मोटी बातें हैं। आप ज़रा मुझे ये बताइए कि कई बार जोन साहब अकाल पड़ने में शहर से टेक्नोलॉजी ले आते हैं, किसी दूसरे एनिमल फार्म से हमारे लिए खाना ले आते हैं, हमारे प्राण बचा लेते हैं। इस तरीके की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की इन्होंने व्यवस्था की है, आपके जानवरवाद के निज़ाम में क्या इसका कोई सिस्टम होगा? इस बात को देखकर नन्हे मियाँ ने और गरीबदास ने शांति प्रिय गधे को बड़ी हिकारत की नज़र से देखा। कहा कि हम यहाँ जानवरों और मानवों के बीच हुए रिलेशनशिप, जिसमें मनुष्य ने हमेशा जानवरों का दोहन किया है, इस मौलिक परेशानी को दूर कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक आवर एनिमल्स पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर देन देमसेल्व्स, और तुम ये छोटे आकाल और खाना और फीड ऐसी बारीकियों में फंसा रहे हो हमको। और यहाँ गधों ने और बाकी जानवरों ने भी उस गधे को दुलत्ती मारी, और शांति प्रिय गधे भाई चुपचाप चले गए। इसी तरीके से एक मलंग उल्लू थे वहाँ पे, उन्होंने पूछा कि भाई ये 2 पैरों से शत्रुता और 4 पैरों से दोस्ती, ये बात तो पक्षियों पे भी लागू होती है। बड़े वो रैशनल मिजाज के थे। उन्होंने कहा कि उल्लू हो उल्लू ही रहोगे भाई, ये जो तुम्हारे डैने हैं, ये विंग्स हैं, ये भी तो एक तरीके के पैर हैं। उल्लू साहब कन्विंस नहीं हुए, लेकिन वो जानते थे कि ये जानवर और मनुष्य सब उन्हें उल्लू मानते हैं, तो चुपचाप जाके वो एक सूखी टहनी पे बैठ गए जहां वो वैसे भी बैठा करते थे। तो लब्बो-लुबाब ये कि विरोध के कुछ स्वर या एनिमलिज्म या जानवरवाद के ऊपर अगर कोई प्रश्न भी आ रहा था, तो उस ग्रेटर गुड यानी कि जोन्स को हटाने के लिए उन सवालों को अभी कारपेट के नीचे ढक दिया गया था।
और ये शायद एक हद तक ठीक भी था। तो अब हालत ये थी कि जानवर इम्पेशेंट हो रहे थे। जानवरवाद की नई कहानी भी अब धीरे धीरे पुरानी हो रही थी, क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। ये जो सुअर थे हमारे नन्हे मियाँ और गरीबदास, इनको भी कोई एक्शनेबल पॉइंट्स नहीं मिल पा रहे थे। तो एक तरीके का जनता में उदासीनता का भाव आ गया था। पर इस उदासीनता के बीच में जोन साहब ने मानो एक सजा सजाया केक, एक तोहफा उस एनिमल फार्म के शोषितों को गिफ्ट में दिया। हर रात की तरह वो इस रात भी अपने दोस्तों के साथ अपने फार्म पे, जहाँ पे उनका एक ऊंचा मचान था जिस पे एक कुर्सी थी, बैठ के वो कई बार शराब पिया करते थे। उस रात भी वो वहाँ बैठकर शराब पी रहे थे। हमेशा की तरह कई जानवर भूख प्यास से तड़प रहे थे। कुछ ज़्यादा काम करने की वजह से बाड़ों में कराह रहे थे। पक्षी भी उनका दाना सूख चुका था, तो इसलिए ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे। तो इस तरीके का काफ़ी सैड सीन था। पर जोन साहब और उनके दोस्तों ने म्यूज़िक लगाया और शराब की बोतलें खोली और पार्टी की मुद्रा में आ गए। इसी बीच उस फार्म की सबसे पुरानी सदस्या, एक बिल्ली मौसी, जो कहते हैं कि 25 से 30 साल बूढ़ा थी, वो जो अब तक वहाँ के जानवरों की दया पे, उनकी देख रेख में जीवित थी। और जोन साहब भी उनको कभी कभी बिल्ली मौसी थी, इनको कभी कभी खाना दे देते थे। इसी तरीके से उनका जीवन चल रहा था। लेकिन वो बेचारी बूढ़ी बिल्ली मौसी भी हमारी अब भूख की वजह से बेढाल हो गई थी। तो उसने न जाने कैसे हिम्मत जुटाई और कैबिन की सीढ़ियां लांघ कर जोन साहब की कुर्सी तक पहुंची, और बड़ी दया की दृष्टि से उसने जोन साहब की तरफ देखा कि अगर कोई रोटी मिल जाती, कुछ खाना मिल जाता, और म्याऊं टाइप की हल्की सी आवाज़ की। पर जोन साहब जो अब तक काफ़ी शराब पी चुके थे और दिल उनका वैसे भी कठोर था, उन्होंने उस बिल्ली को खींचकर मचान से नीचे फेंक दिया। और काफ़ी ऊंचाई से जब वो बिल्ली गिरी तो बहुत ही जेंटल आवाज़ के साथ उसकी लैंडिंग हुई और हल्की सी कसक जैसी म्याऊं दी और उसकी मृत्यु हो गई। पर उसके मरने की ये छोटी सी कसक उस वक्त पूरे फार्म में एक प्रगाढ़ शोर, जैसे बादल गरजते हैं, उस तेजी के साथ उन जानवरों की आत्माओं को हिलाने लगी, जैसे कबाड़ पीटा जाता है। उसकी डाइंग ब्रेथ, उसकी छोटी सी मरती हुई म्याऊं ने न जाने उन जानवरों को कैसी अफीम पिलाई कि वो विद इन सेकेंड्स, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो सुअर हो, उन्होंने एक ज़बरदस्त फॉर्मेशन की जिसपे सीजर या चंगेज़ खान को भी बड़ा फक्र होता। और सीधा एक बहुत ही प्रॉपर वेल ऑयल्ड मशीन की तरह उन्होंने जोन साहब और उनके दोस्त जहां शराब पी रहे थे फार्म पे, उसकी तरफ धावा बोला। धरती बाकायदा हिलने लगी थी और जोन साहब ने भी अपनी शराब का जाम नीचे रखा और ज़रा नीचे ताक के देखा कि चल क्या रहा है। जब तक वो समझ पाते, जानवरों ने उनके फार्म के जो लकड़ी के डंडे थे जिस पे वो बना हुआ था उनका फार्म हाउस / मचान, उसको हिलाना शुरू कर दिया। जोन साहब और उनके दोस्तों का नशा काफूर और जानवरों की शोलों जैसी जलती हुई आंखें देख के उनकी हालत ख़राब हो गई और एक पल में वो समझ गए कि हिज टाइम इज़ अप। उन्होंने भी आओ देखा न ताओ, अपने दोस्तों को जो निढाल थे किसी तरीके से उन्होंने बैक डोर से फंदवाया और फार्म से दौड़ते हुए चले गए। दौड़ते हुए भी, लेकिन वो गरियाते हुए गए कि अभी लौट के आता हूँ, आई विल कम बैक एंड टीच यू अ लेसन। लेकिन जानवर अब ये मान चुके थे कि उनकी क्रांति का क्षण आ चुका है। जोन्स भागा। सुअरों ने, घोड़ों ने, बैलों ने पूरी तरीके से फार्म के जितने भी खाने थे, जितना भी शराब था, जितना भी फीड था, उसका छक के आनंद लिया। एक गिद्ध भोज की मुद्रा है, क्योंकि जब रेवोल्यूशन होता है तो एक बहुत बड़ा रिलीज पॉइंट आता है और एक अजीब सी ऊर्जा छा जाती है समाज में। इसी ऊर्जा का अनुभव सारे जानवर, चाहे वो डिफरेंट समाजों में बटे हों, आयुओं में बटे हों, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस बटे हों, यहाँ तक कि आप सोचिए कि बिल्ली और पक्षी ये भी साथ में शॉट्स ले रहे थे एक कोने में। तो इस तरीके का एक बड़ा हार्मोनियस और फेस्टिव माहौल आ गया और वो शराब पीते रहे और पार्टी चलती रही। पर जैसे जैसे रात बढ़ी, जैसा कि हमने देखा है कि कई बार हम पार्टी और करना चाहते हैं, लेकिन हमने इतनी शराब पी चुके होते हैं, हम इतना थक गए होते हैं कि हमारे हाथ पैर या हमारा दिमाग जवाब देने लगता है। वैसे ही ऐसे लो पॉइंट में अचानक सबकी नज़र जोन साहब की उस कुर्सी पे पड़ी जहाँ से बैठ के वो पूरे फार्म का मुआयना किया करते थे और एक तरीके का उनका वो पीठ था जिसके ऊपर वो काबिज होकर फार्म का हिसाब किताब करते थे। उस कुर्सी पे उन्होंने देखा कि अनायास गरीब दास उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं।
तो सारे जानवरों ने जाकर नशे की हालत में गरीबदास से कहा कि गरीबदास साहब, आप जोन्स साहब को रिप्लेस कर रहे हैं, ये तो जानवरवाद में कोई इस तरीके की बात तो थी नहीं। अब जोन्स साहब भाग गए हैं, तो आप ज़रा एक्सप्लेन कीजिए जानवरवाद में आगे क्या सिस्टम होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे या कमेटी होगी या पार्लियामेंट होगी, नेता होगा, कैसे मतलब सिस्टम चलेगा। तो गरीबदास ने उन्हें इतनी पीड़ा बड़ी नज़र से देखा, आंखों में करुणा भर के, कि मैं यहाँ कोई राजा बनने नहीं आया हूँ, मेरा तो नाम ही गरीबों की सेवा करने के ऊपर पड़ा हुआ है। मैं तो इस कुर्सी पे सिर्फ इसलिए बैठ गया था कि कहीं तुम लोग आपस में लड़ाई दंगा ना कर लो, कहीं फार्म में आगजनी ना हो जाए। मैं चला जाऊंगा, उसी जंगल में चला जाऊंगा, मेरे पास तो बचे ही कितने जीवन हैं। मैं पिछले 10-15 साल से इस विचार को डेवलप कर रहा हूँ। इस कांटों के ताज को मैंने अपने सर पे इसलिए नहीं पहना है कि मैं कोई बहुत बड़ा नेता बन गया हूँ। मैंने आपके समाज को सुधारने के लिए, आपकी पीड़ा को कम करने के लिए जीवन अपना जो है लगा दिया है। उसके बावजूद आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं कुर्सी पे कैसे बैठ गया। और जार जार रोने लगे। उनके इस जबरदस्त इमोशनल प्ली से सारे शराबों और सारे नशों का और भरे पेट होने के बाद का आनंद काफूर हुआ। सारे जानवरों को एक बार में समझ में आया कि हाँ, शायद हम सब में अगर इस वक्त कोई श्रेष्ठ है जिसने अपने जीवन की आहुति दी है इस जानवरवाद को, इस न्यू एनिमल फार्म को सच बनाने में, तो ये हमारे मिस्टर गरीबदास हैं। और इसलिए इनका राजा बनना तो इज एज ऑब्वियस एज मून एंड सनशाइन। तो अचानक उस सत्ता के बाद सब लोगों ने उनको मनाया, उनके रूठेपन को दूर किया, उनसे मनुहार की और उनको बाकायदा उस कुर्सी पे जोन साहब की वहाँ पे ले जाके बैठाया, उनके पैर वैर धुलवाए, उनको अच्छे मिष्ठान खिलाए और एक तरीके के बिनाइन राजा, एक रोशन ख्याल लीडर के रूप में उस दिन उनकी ताजपोशी हुई। और उसके बाद ताजपोशी होने के बाद गरीबदास ने निकाली अपनी जेब से एक सीक्रेट चाबी। उन्हें पता था कि जोन साहब की फेवरेट बार में जो उनकी फेवरेट बोतलें हैं वो कहाँ रखी हैं। और फिर शराब का एक दौर चला और सारे जानवरों ने फिर छक्के शराब पी, जोर जोर से म्यूजिक बजाया, क्योंकि आज वो सुबह थी, आज उनकी आने वाले सपनों का पहला दिन था। तो एक अजीब सी प्रसन्नता और उत्साह तो बरपा ही हुआ था। इन सब एंटरटेनमेंट के माहौल के बीच में भी जो हमारे गधे साहब थे, मिस्टर शांति प्रिय, वो 1-2 ड्रिंक और हल्का खाना खा के मुंह मसोस के कोने में खड़े थे। शायद उनके अंदर ऐसे पार्टी एनिमल वाली जो वाइब्स थी वो काफ़ी कम थी और वो चुपचाप जाके सो गए। धीरे धीरे बाकी एनिमल्स भी थक कर नशे में पास आउट कर गए, सो सा गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो यहाँ तक कि मुर्गा भी सोया हुआ था। दिन के 12-12:30 सूरज आसमान पे आ गया था। इस दिन भी हमारे जो गधे मियाँ हैं, यानी कि मिस्टर शांति प्रिय, ये अपने बाड़े से उठे और इन्होंने अपनी नज़र जो फसल वहाँ पे खड़ी हुई थी, जो 5 दिन से जोन्स ने नहीं काटी थी और मात्र 2-3 दिन बचे थे इस फसल को काटने के लिए, उसकी तरफ एक आह भर के देखा कि अगर ये फसल कटेगी तभी ये फार्म आगे चलेगा। ऐसा एक विचार उनके दिमाग में आया, पर उन्होंने उसे तुरंत खारिज किया और अगेन बड़े अपने शांति प्रभाव से वो उस लहलहाते गेहूं के खेत के कोने को पकड़कर जुगाली करने लगे। आगे की कथा जानने के लिए आप मुझसे जुड़ें भाग 3 में। थैंक यू।